Hello everyone. Today we are going to solve some MCQ based on chapter 10 electricity. Question first is, what is the amount of electric current flow through an electric press if the amount of charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 coulomb? The first option is 30 ampere, second option is 0.3 ampere, third option is 0.5 एम्पियर एंड फोर्थ वन इज 5 एम्पियर। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसमें से जो 300 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन 10 मिनट्स। तो आपने क्या करना है, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रिक प्रेस में से, वो आपने निकालना है। तो हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेटा चार्ज कितना है 300 कूलम, टाइम कितना 10 मिनट, उसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, वो बन जाएगा 600 सेकंड। वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू हम भर देंगे 300 और जो हमारे पास टाइम जो है 600 सेकंड। जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ द करंट विल बिकम्स। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं और जो सर्किट की रेजिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं तो करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो किसके और होता है, पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे दैट इज R डैश इज इक्वल टू 1/R और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे तो जो करंट आएगा I डैश इज इक्वल टू V अपॉन R डैश। अभी R डैश की वैल्यू भर देंगे, दिस इज इक्वल टू V अपॉन 1/2R। सो I डैश इज इक्वल टू 2VR। सो जो न्यू करंट आएगा I डैश इज इक्वल टू 2I। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज डबल। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी एक्सप्रेस्ड एज। जो हमारे पास यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक पावर के वो क्या होते हैं, वोल्ट एम्पियर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, a wire records that 4000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current passing through it is। एक वायर रिकॉर्ड करता है कि कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसके 2 पॉइंट्स के बीच में चार्ज जो है 10 कूलम्स, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, 4000 जूल। तो उसमें से कितना करंट पास कर रहा होगा वो हमने निकाला है। तो ए ऑप्शन है 2 एम्पियर, बी 4 एम्पियर, सी 8 एम्पियर और डी 16 एम्पियर। एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जो वर्क डन होगा ट्रांसफरिंग द चार्ज, वर्क डन किसके और होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो क्या जाएगा W इज इक्वल टू QIR। फिर इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू W/QR। अभी W की वैल्यू 4000 भर देंगे, Q 10 और जो R है 50 कटिंग करके हमारे पास 8 एम्पियर करंट आ जाएगा। सो इस तरह से बेटा जो ऑप्शन सी है 8 एम्पियर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज गिवन बिलो। मतलब आपके पास ये पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आपने इस ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है 5/3 ओम, सेकंड जो है 3/5 ओम, थर्ड जो है 5/2 ओम और फोर्थ जो है 2/5 ओम। ग्राफ में मैंने 2 पॉइंट्स के लिए प्रोजेक्शन जो है करंट एक्सिस और वोल्टेज एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दी है। तो बेटा जो रेजिस्टेंस होती है स्लोप ऑफ द VI ग्राफ होती है, और हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा तो हमारे पास 9 - 6 और जो एम्पियर आ जाएगा ओवर 15 - 10, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/5 ओम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना आ जाएगी रेजिस्टेंस, 3/5 ओम। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। जो रेजिस्टिविटी होती है वायर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए है इट्स लेंथ, its thickness, its shape, and fourth one is
नेचर ऑफ मटेरियल। तो बेटा जो रेजिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ EMF ऑफ ए सेल दैट इज वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 8. Two devices are connected between 2 points, say A and B, in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 points is. Question है, हमारे पास दो डिवाइसेस जो हैं उनको हमने A और B पॉइंट के बीच में लगा के रखा है, किस तरह से, पैरेलल में। तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं जब हम दो डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज voltage, that is option number B. Question 9. The least resistance obtained by using 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 100 ohm resistance. जेटा हम जानते हैं कि हमारे पास लीस्ट रेजिस्टेंस कब मिलती है, जब हम उन सारी डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं। Explanation. In parallel combination, the equivalent resistance is smaller the least resistance used in the circuit. So 1 over Rp is equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 plus 1 by 100. So इन सभी का LCM हो जाएगा 100, 50 plus 25 plus 100 plus 1, this is equal to 176 over 100. So Rp is equal to 100 over 176, this is equal to 0.56 which is less than 1. तो लीस्ट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, लेस देन 1 ओम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन 10, किलोवाट आवर्स इज द यूनिट ऑफ। जो किलोवाट आवर्स जो होते हैं किसके यूनिट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पावर, सेकंड ऑप्शन एनर्जी, थर्ड इंपल्स और फोर्थ जो है फोर्स। तो बेटा जो किलोवाट आवर्स जो होते हैं वो यूनिट होते हैं हमारे पास एनर्जी के। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू मीन्स 1 किलोवाट आवर्स में कितने हमारे पास मेगा जूल होते हैं। एक्सप्लेनेशन, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसका होता है बेटा, 1000 वाट आवर्स, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और फिर उसके बाद हम आवर्स के सेकंड बना जाएंगे, तो 1 आवर्स में 3600 सेकंड, तो दिस इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 3600 वाट सेकंड आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360000 वाट सेकंड। और बेटा जो हमारे पास इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लिखेंगे तो इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड, और वाट सेकंड जूल के बराबर होता है, और जो 10⁻6 जो है वो मेगा जूल के बराबर होता है। देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3.6 मेगा जूल। Next question number 12. Material which allow large current to flow through them are called. वो मटेरियल जो अपने में से ज़्यादा करंट को फ्लो करवाते हैं या करने देते हैं, दैट इज़ नोन एज द कंडक्टर। सो बेटा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज। किसी भी सर्किट में बेटा जब करंट फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। सो बेटा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वही करंट की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन 14, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और उसके यूनिट होते हैं ओहम मीटर। तो C is the correct option. Question 15, the variable resistance is called। जो variable resistance है बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टैट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए रियोस्टैट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस के यूनिट बेटा ओहम्स होते हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, अ फ्यूज वायर रैपिडली गेट बर्नड व्हेन यूज्ड विद अ गुड हीटर, इट इज़ एडवाइज टू यूज़ अ फ्यूज वायर ऑफ। देखो हमारे पास जनरली क्या होता है, जब हम
किसी गुड हीटर के साथ फ्यूज़ वायर जो लगाते हैं हम, तो एट दैट वो वर्ल्ड हो जाती है। अगर हम उसका एरिया ज़्यादा ले लें, मतलब उसका रेडियस ज़्यादा ले लें, तो हमारे पास वो वर्ल्ड नहीं होगी। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 18, अ कूलर ऑफ 1500 watt 200 volt and a fan of 500 watt 200 volt are to be used from a household supply. The rating of fuse to be used is। क्वेश्चन में गिवन है एक जो कूलर है जिसकी 1500 वॉट पावर है और जो फ़ैन है साथ में लगा हुआ, और उसके जो पावर है वो 500 वॉट है, और इसको घर में जो सप्लाई है वहाँ पे लगाया गया है। तो बेटा इसके लिए हमें जो फ्यूज़ जो है वो कितने एम्पियर का लगाना पड़ेगा, ये हमने निकालना है इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेनेशन, टोटल पावर यूज़, जो टोटल पावर यूज़ हो रही है किसके द्वारा, कूलर और फैन के द्वारा, वो हो जाएगी, उसका हम सम कर देंगे। तो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2, दिस इज़ इक्वल टू 1500 प्लस 500, दिस इज़ इक्वल टू 2000 वॉट। अभी करंट फ्रॉम सप्लाई, तो करंट इस किसके बराबर होता है बेटा, पावर पर वोल्टेज, पावर कितनी होगी 2000 डिवाइड बाई वोल्टेज कितनी है 200, तो दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो कितने रेटिंग का फ्यूज चाहिए हमें, 10 एम्पियर का चाहिए। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ वी हैव डीट अ फ्यूज ऑफ रेटिंग 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19, द एलिमेंट यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इनकंडेंसेंट लैंप्स। जो लैंप होते हैं उसमें कौन सा फिलामेंट यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड गोल्ड, थर्ड सिल्वर और फोर्थ टंगस्टन। तो बेटा जो हम लैंप में जो फिलामेंट यूज़ करते हैं वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगी, टंगस्टन। क्वेश्चन 20, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड अप ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का वो किसका बना होता है बेटा, वो हमारे पास निक्रोम का बना होता है। निक्रोम का क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होती है। भाई जो आपके पास कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन जो है इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ अ निक्रोम। सो बेटा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ निक्रोम, ये एक अलॉय होता है। क्वेश्चन 21, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज़। बेटा हम जानते हैं इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होती है और कंडक्टिविटी उनकी लो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा फर्स्ट है हाई, सेकंड लो, थर्ड C0 और फोर्थ वन जो है इनफाइनेटली हाई। तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस होती है किसकी, इंसुलेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ द maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm। बेटा हम जानते हैं जब हम नंबर ऑफ रजिस्टर को सीरीज़ में लगाते हैं तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है, और जब हम उनको पैरेलल में लगाते हैं तो हमें लीस्ट रेजिस्टेंस मिलती है। तो बेटा अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है। हैंस सीरीज अरेंजमेंट में R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 हो जाएगा, और सभी की हम 1/5 वैल्यू भर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है किसी वायर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट है इट्स थिकनेस, बेटा थिकनेस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है, इट्स शेप, शेप के ऊपर भी डिपेंड करनी देती है। सी ऑप्शन जो है नेचर ऑफ द मटेरियल, तो बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, ना कि लेंथ के ऊपर। तो बेटा अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होती है, चाहे हम आप उसकी थिकनेस को चेंज कर दो, लेंथ को कर दो, चाहे शेप को कर दो। सो बेटा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? ऑप्शन ए इज रेजिस्टेंस, बी इज वोल्टेज, सी इज करंट और डी इज टेम्परेचर। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेजिस्टेंस के। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द करंट I through a resistor is increased by 100%, assuming that temperature remain unchanged, the increase in power dissipated will be। क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम किसी रजिस्टर में से जो करंट I फ्लो कर रहा है अगर हम उसको 100% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो, और साथ में क्या कर रहे हैं हम, अगर उसका जो टेम्परेचर जो है वो अनचेंज रहता है तो उसकी पावर में जो इंक्रीज़ आएगा वो कितना आएगा, उसको हमने निकालना है। सिंस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द स्क्वायर, सो P2 ओवर P1 इज इक्वल टू I2 ओवर I1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2I ओवर I का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। दिस implies P2 is equal to 4 P1. So increase in the power is, this is equal to P2 minus P1 over P1 multiply 100, this is equal to 4P minus P over P multiply 100, this is equal to 3P over P multiply 100, P cancel with P, so we get 300%. So option C is correct, that is 300%. Question number 26, the resistivity does not change if, resistivity कब चेंज नहीं होती है? तो बेटा पहली ऑप्शन दी गई है द मटेरियल इज चेंज्ड, तो मटेरियल चेंज करे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, तो ऑप्शन ये गलत है। सेकंड, द टेम्परेचर इज चेंज्ड, टेम्परेचर को चेंज करें तो भी हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होती है, ठीक है। थर्ड वन ऑप्शन जो है द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज्ड, अगर हम उसकी शेप को चेंज कर दें तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 2 ओहम एंड 4 ओहम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी, द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओहम रजिस्टर इन 5 सेकंड विल बी। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 2 रजिस्टर जो है उनको हमने सीरीज़ में कॉन्टैक्ट किया है विद 6 वोल्ट बैटरी के साथ, तो इन दैट केस जो 4 ओम रजिस्टर है उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी इन 5 वो हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास 2 रजिस्टर गिवन थे, दोनों सीरीज़ में लगे थे, तो उनकी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ RS इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ओम आ जाएगी। तो बेटा हम जानते हैं करंट किसके द्वारा होता है, पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी 6 है, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब हम हीट निकालेंगे तो हीट हमें पता है किसके द्वारा होती है, I² RT वाला फार्मूला लगा देंगे। तो दिस इज इक्वल टू करंट कितना है 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस R होगी 4 मल्टीप्लाई और साथ में टाइम कितना है 5 सेकंड के लिए, तो दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 20 जूल। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 20 जूल। Question number 28, electric potential is a, option A is scalar quantity, B is vector quantity, C is neither scalar nor vector and D1 is sometime scalar and sometime vector। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 29, the resistivity of an insulator is the order of, the option A is 10 raised to power minus 8 ohm meter, B is 10 raised to power 1 ohm meter, C is 10 raised to power minus 6 ohm meter and D1 is 10 raised to power 6 ohm meter। So as we know that the resistivity of insulator is high and it is the power of 10 raised to power minus 8 ohm meter। So option A is correct, that is 10 raised to power minus 8 ohm meter। Question number 30, unit of electric power may be expressed as,
ऑप्शन ए इज वोल्ट एम्पियर, बी इज किलोवाट आवर्स, सी इज वाट आवर्स and D is joule second. We know that power is equal to potential into current. जैसे कि हम जानते हैं कि पावर किसके बराबर होता है, पोटेंशियल इंटू करंट। तो बेटा जो पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वो होते हैं हमारे पास वोल्ट और करंट के एम्पियर। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी, क्या आ जाएगा, वोल्ट एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं उसके यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, when electric current is passed, electron move from A option is high potential to low potential, B is low potential to high potential, C is in the direction of the current, D is against the direction of the current. जब किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। So B option is the correct, low potential to high potential. Question number 32, the heating element of an electric iron is made up of. जो heating element होता है इलेक्ट्रिक आयरन का वो हम किसका बनाते हैं उसको, बेटा वो निक्रोम का होता है। निक्रोम एक अलॉय होती है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और हमारे पास उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये सारी जो है हमारे पास मेटल है, क्योंकि जो अलॉय होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज, ऑप्शन ए इज़ हाई, बी इज़ लो, सी इज़ 0 एंड डी इज़ इन्फाइनिटली हाई। So we know that the electrical resistance of an insulator is infinitely high. So D option is the correct option. Question 34, electrical resistivity of any given metallic wire depend upon, first option is its thickness, B its shape, C nature of the material and D is its length. So बेटा we know that हम जानते हैं कि जो resistivity होती है किसी भी मेटालिक वायर की वो हमारे पास डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल्स। मींस वो चेंज होगी अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करेंगे, अगर उसकी हम थिकनेस को चेंज करते हैं या शेप को चेंज करते हैं तो लेंथ को चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं करता है जो किसी भी मेटालिक वायर की होती है। सो जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल। सो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 35, in a given circuit the voltmeter record 5 volt, the resistance of the voltmeter in ohm is। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वोल्टमीटर की वो हमने निकालनी है, जबकि उसमें से जो रीडिंग शो हो रही है वो 5 वोल्ट हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रजिस्टर जो है 100 ओहम और 50 ओहम, इनको हमने सीरीज़ में लगाया है विद 10 वोल्ट बैटरी के साथ। तो जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वोल्ट मीटर की वो हमारे पास 100 आ जाएगी। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ए ऑप्शन इज रेजिस्टेंस, बी वोल्टेज, सी करंट, डी टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 37, the total power dissipated in watt in the circuit given as, बेटा हमारे पास ये सर्किट गिवन है 6 ओहम और 3 ओहम दो रजिस्टर है, इनको पैरेलल में लगाया गया है और इनके साथ जो है 4 ओहम का जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है, इन दोनों के सीरीज़ में है और साथ में एक 18 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। तो आपने बेटा यहाँ पे पावर निकालनी है। आपके पास ऑप्शन ए 40 दी गई है, बी 54 दी गई है, सी जो है 4 है और डी जो है 16 है। रजिस्टर 2 ओहम और 6 ओहम दोनों ये पैरेलल में है, तो इनकी हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज RP इज इक्वल टू 2 ओहम। अभी बेटा जो ये RP बना मतलब कितना आया 2 ओहम। तो इस ये जो 2 ओहम है ये हमारे पास नीचे 4 ओहम के साथ सीरीज़ में है। तो हम अब निकालेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, दिस इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6
ओहम। अभी पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, पावर किसके और होती है बी स्क्वायर अपॉन आर। वी जो है हमारे पास 18 है, तो 18 का स्क्वायर मतलब 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 54 वाट। तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी 54 वाट के बराबर आ जाएगी। सो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 3 resistor of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistance of the 3 resistor should be, A option है greater than 3 ohm, B less than 1 ohm, C equal to 2 ohm, D between 1 ohm and 3 ohm। बेटा जो 3 रजिस्टर है 1 ओहम 2 ओहम और 3 ओहम, इनको हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन के द्वारा जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो किसके बीच में लाई करेगी, वो आपने निकालना है। सिंस तीनों रजिस्टर जो है वो पैरेलल में लगे हैं तो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्योंकि R1 1 है, R2 2 ओहम है और R3 जो है 3 ओहम है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/6, तो 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 11/6, दिस इंप्लाइज आर पी इज इक्वल टू 6 ओवर 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 ओहम। 0.5 जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है बी आ जाएगी लेस देन 1 ओहम। क्वेश्चन नंबर 39, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। जो एक बल्ब है उसको हमने एक जनरेटर के साथ लगाया हुआ जिसकी जहाँ से जो वो हमारे पास वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट है और करंट कितना फ्लो कर रहा है वो 0.50 एम्पियर, तो आपने पावर निकालनी है उस बल्ब की। Here V is equal to 220 volt, I is equal to 0.50 एम्पियर, सो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। सो वैल्यू हम भर देंगे V की 220, I की 0.50, सो हमारे पास पावर आ जाएगी 110 वाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 110 वाट। क्वेश्चन नंबर 40, अ बल्ब ऑफ 220 वोल्ट 60 वाट is operated on 110 volt supply, the power dissipated in it is। एक बल्ब जो है उसको हमने 220 वोल्ट सप्लाई के साथ लगाया हुआ जिसकी 60 वाट है। अगर वो ऑपरेट करते हैं हम उसको 110 वोल्ट के ऊपर तो जो पावर होगी वो कितनी आएगी वो हमने निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बल्ब की, तो वोल्टेज कितनी है 220, पावर कितनी है 60 वाट, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस हो जाएगी R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो V की वैल्यू भर देंगे 220 का स्क्वायर ओवर 60, और जब हमारे पास वोल्टेज 110 होगी तो पावर किसके बराबर आ जाएगी B स्क्वायर अपॉन R, दिस इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई 220 का स्क्वायर डिवाइड 60, और दिस इज इक्वल टू जब हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी पावर 15 वाट। तो A option is correct, that is 15 watt. Question number 41, what is the maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm resistance। बेटा हमारे पास 5 रजिस्टर गिवन दिए हैं और प्रत्येक रजिस्टर की रेजिस्टेंस 1/5 ओम है। हमसे पूछा गया है कि हमें वहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, हम उसको किस तरह से ज्वाइन करें। तो बेटा हम जानते हैं जब भी हम नंबर ऑफ रजिस्टर को सीरीज़ में ज्वाइन करवाते हैं तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज़। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ 5 रजिस्टर है, पाँचों को हम जोड़ देंगे तो R5 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, दिस इज इक्वल टू, और हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 1 ओम। Question number 42, a metallic conductor has loosely bound electrons called free electrons. The metallic conductor is, A option is negatively charged, B positively charged, C neutral, D either positive charged और negatively charged। बेटा जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है उसमें हम
उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो जब उसको हमने सर्किट में नहीं लगाया हुआ है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आएगा, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 43, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ ए the shape of the resistor is changed, b the temperature is changed, c both material and temperature are changed, d the material is changed। resistivity जो होगी वो चेंज नहीं होगी अगर हम उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। तो सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द शेप ऑफ द resistor is changed, then there is no change in the resistivity of the conductor। क्वेश्चन नंबर 44, अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। जो फ्यूज वायर है हम उसको किस वायर में लगाते हैं। ए ऑप्शन है लाइव वायर, बी ऑप्शन है द न्यूट्रल वायर, सी ऑप्शन है इन द अर्थ वायर, और डी जो है मे बी कनेक्टेड इन एनी लाइन। सो बेटा ऑलवेज हम जो फ्यूज़ है उसको हम लाइव वायर के साथ इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ का काम क्या होता है, अगर ओवरलोडिंग हो, पीछे से ज़्यादा करंट आ जाए तो वो फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस क्या होता है, जो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमारे जो आगे जो अप्लायंसेस लगे होते हैं वो बच जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, लाइव वायर। फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विथ लाइव वायर। क्वेश्चन नंबर 45, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है अमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो बेटा जो अमीटर है उसका हम यूज़ करते हैं टू मेजर द करंट फ्लो थ्रू या इन द सर्किट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज्ड। अगर हम कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ और रेडियस को बढ़ा देते हैं, मतलब कितना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, वेयर रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ एंड ए वी द एरिया। और एरिया जो होता है वायर सर्कुलर होती है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर किसके बराबर बन जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है लेंथ को हम 2l कर देते हैं और रेडियस को भी 2r, मतलब डबल कर देते हैं दोनों को। तो जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आएगी r डैश इज इक्वल टू रो l की जगह हम 2l भर देंगे, पाई r की जगह 2r भर देंगे, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू रो 2l ओवर पाई 4r स्क्वायर, 2 to the 4 कटिंग हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू हाफ रो l ओवर पाई आर स्क्वायर। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी r डैश, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन इज करेक्ट, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ व्हेन वी कैन इंक्रीज द लेंथ एंड रेडियस बाय 2 times। क्वेश्चन 47, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल, द करंट विल बिकम। कोई भी सर्किट है उसमें हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे, रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट कितना आपके पास चेंज होगा, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। बी में हाफ हो जाएगा, सी में 1/4 रह जाएगा, और डी जो है 4 टाइम। वी नो दैट आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। व्हेन आर जो है उसको हम डबल कर देंगे, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो हमारे पास करंट आएगा दैट इज आई डैश इज इक्वल टू वी अपॉन आर की जगह 2r आ जाएगा, तो आई डैश इज इक्वल टू हाफ आई। मतलब जब हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे तो जो करंट जो होगा वो हाफ रह जाएगा जो उसकी पहली वैल्यू होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज हाफ। क्वेश्चन नंबर 48, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। वो डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, फोर्थ वन इज वोल्ट मीटर। सो बेटा हम
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 49, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ए ऑप्शन इज वाट, बी watt hours, C kilowatt hours, D kilojoules। सो करेक्ट ऑप्शन इज किलोवाट आवर्स। बेटा जो कमर्शियल, जो हम घरों में जो बिजली यूज़ करते हैं और जो यूनिट आते हैं उसके लिए जो मेजरमेंट होता है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, जो 1 यूनिट होता है किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ्ड, द हीट प्रोड्यूस इन इट will becomes, A option is double, B half, C 1/4, D 4 times। क्वेश्चन है, अगर कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स है, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है अगर हम उसकी वैल्यू को हाफ कर दें तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होगी उस रजिस्टर में से तो वो कितनी होगी। वी नो दैट हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। जो हीट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के। अगर हम बेटा जो करंट है उसको हाफ कर देते हैं प्रीवियस वैल्यू की बजाय, तो हमारे पास जो न्यू हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज एच डैश इज इक्वल टू 1/2 आई का स्क्वायर आर टी, दिस इज इक्वल टू 1/4 आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी किसके बराबर है, दैट इज जो प्रीवियस हीट थी। तो एच डैश जो न्यू हीट प्रोड्यूस हुई उसमें वो क्या हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 1/4 एच, मतलब वो कितनी आपके पास रहेगी, 1/4 रहेगी जो उसकी पहले वैल्यू थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/4।